तो गाइस कल की क्लास में हमने पढ़ा क्वांटम नंबर के बारे में और आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में और साथ में नोडल और नोडल प्लेन क्या होते हैं। नोड और नोडल प्लेन क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोड के बारे में। नोड क्या होता है वो, तो जैसे कि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो क्वांटम संख्या होती है वो चार होती है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और ये चारों क्वांटम नंबर जो होती है वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन देती है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। क्लियर। और आज हम बात करेंगे नोड के बारे में। नोड क्या होता है? नोड जो होता है पर्टिकुलर वो एरिया होता है। नोड जो होता है वह एरिया यानी कि वह भाग, वह क्षेत्र अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, यानी कि वह भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। यानी कि ये नोड कौन सा एरिया है? जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं? नोड बोलते हैं। अब नोड की बात करें तो नोड के दो कंपोनेंट होते हैं, इनके दो घटक होते हैं। नोड के कितने? दो घटक होते हैं। दो घटक होते हैं नोड के। अगर हम एक पहले घटक की बात करें तो एक तो होता है रेडियल नोड, एक होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड्स, और दूसरा होता है एंगुलर नोड्स। तो इसके दो घटक होते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। अगर हम रेडियल नोड्स की बात करें तो इसको निकालने का फार्मूला n माइनस एल माइनस वन। तो इसको निकालने का फार्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस वन। और जो एंगुलर नोड होता है उनकी संख्या होती है l के बराबर, जो l की होगी वो। तो देखिए हम एग्जाम्पल की हम बात करते हैं 3s की। अगर हम बात करें 3s की, हमारे पास 3s है और उसके लिए हमें रेडियल नोड निकालना है। तो n माइनस एल माइनस वन, तो n कितना है? 3 है। तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? रेडियल नोड्स, अगर हम रेडियल नोड्स की बात करें तो n इज इक्वल टू 3। तो 3 माइनस s के लिए l कितना आता है? s के लिए l 0 है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। तो s कितना हो गया? 0। 3 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना आंसर आया? 2 आंसर आया, है ना। और अगर बात करें अपन एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड कितने होंगे? एंगुलर नोड की बात करें इसके लिए तो एंगुलर नोड, तो एंगुलर कितने होंगे? एल के बराबर। तो यहाँ पर एल कितना है? 0। एस के लिए एल कितना आता है? 0। एस ब्लॉक के लिए, एस उपकोष के लिए, तो एंगुलर नोड कितने आ जाएंगे? 0 आ गए। तो क्लियर। तो नोड की अगर बात करें तो नोड जो होता है वह एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलता है अपने को, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब वो कौन से एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन आता है उसको हम सॉल्व करके वहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से एरिया में मिलेगा और कौन से एरिया में नहीं मिलेगा। तो वो भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलता है उसको हम कहते हैं नोड। और नोड के टू कंपोनेंट, दो घटक होते हैं, एक तो होता है रेडियल नोड और दूसरा आता है एंगुलर नोड। अगर रेडियल नोड निकाला उसका फार्मूला n माइनस एल माइनस वन होता है और एंगुलर नोड जो होता है वो l के बराबर होता है। ये तो हो गया नोड। अब बात करते हैं नोडल प्लेन के बारे में। नोडल प्लेन क्या होता है वो, अब बात करेंगे नोडल प्लेन के बारे में। अगर हम नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन जैसे कि हम बात करते हैं पी ऑर्बिट के लिए, देखिए पी एक्स ऑर्बिट है, ये पी एक्स ऑर्बिट है। तो नोडल प्लेन कौन सा होगा? देखो पी एक्स ऑर्बिट आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तो ये जो लॉब है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलेगा अपने को? एक इस तरफ, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है? एक तो इस तरफ, और इसी लॉब के अपोजिट साइड में एक और लॉब है। इन दोनों लॉब्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। लेकिन ये बीच का जो एरिया है ये वाला, क्या वहाँ पर ये जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर ये जो बीच वाला एक लॉब ऊपर है एक लॉब नीचे है, तो ये बीच वाला जो एरिया है वहाँ पर आप देखो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल पाए जाने की संभावना नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसको अपन क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। ये जो है ये पूरा ये क्या हो जाएगा? ये उसके लिए नोडल प्लेन हो गया। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन। यानी कि समझ पा रहे हो, एक ऊपर है और एक नीचे। एक लोब कहाँ पर है? ऊपर है,
अगर इस लाइन की बात करें, एक लोग ऊपर है और एक लोग कहाँ पर है, नीचे है, और बीच वाला जो प्लेन है पूरा वो कौन सा हो जाएगा, नोडल प्लेन। मतलब वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती, उसका जो प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। क्लियर, नोड और नोडल प्लेन। अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स, कक्षकों के बारे में। अब ऑर्बिटल्स की बात करें, जिसे हम कक्षक कहते हैं हिंदी में, तो ये अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक, तो वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। और हमने साई पढ़ा था, तो जो साई होता है, जो साई जिसपे 3 वैल्यूज आती है एन, एल और एम, तो जो साई होता है वो किसको, ऑर्बिटल्स को डिफाइन करता है। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना, वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिकतम पाया जाता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल्स की। तो जो एस ऑर्बिटल्स जो होता है उसकी शेप की अगर बात करें अपन, तो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। एस कक्षक जो होता है वो कैसा होता है, गोलाकार, ऐसा होता है एस कक्षक, गोलाकार। अब ये गोलाकार होता है, उसका क्या मतलब है, ध्यान देना, 3 एक्सिस आते हैं यहाँ पर, एक्स, वाई और जेड। तो कैसा होता है, गोलाकार होता है ये। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो और तो यहाँ पर हम बात की कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो और अगर एस ऑर्बिटल की लिए बात करें अपन, तो उसके लिए एल कितना होता है, एल बराबर 0 होता है। और अगर हम बात करें इसके एंगुलर नोड की, एंगुलर नोड, इसके लिए एंगुलर नोड्स कितने आएंगे, एंगुलर नोड कितने होते हैं, एल के बराबर। तो एल 0 है तो एंगुलर नोड भी कितने आएंगे, एंगुलर नोड आएंगे 0। अब ये स्फेरिकल क्यों होता है उसके लिए हम बात करेंगे। तो जो साई होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंगुलर और एक होता है रेडियल। साई जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंगुलर और एक रेडियल। तो जो एंगुलर पार्ट होता है वो उसके शेप को डिसाइड करता है, और जो रेडियल है वो साइज को डिसाइड करता है। तो साइज का पता रेडियल से चलता है, और जो एंगुलर पार्ट है वो किसको डिसाइड कर रहा है, उसकी शेप को डिसाइड कर रहा है कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, पी जो होता है डंबल होता है, डी डबल डंबल है। तो जो साई का जो एंगुलर पार्ट है वो शेप को डिसाइड कर रहा है। ओके, और वो ये जो अगर बात करें अपन स्फेरिकल है, तो उसका मतलब क्या है कि ये उस साई की जो इक्वेशन है जो उसको सॉल्व की है, मैथमेटिकल इक्वेशन है जो साइंस की, सॉरी साई की जो सॉल्व की है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। समझ पा रहे हो, वो पूरा साई जो है वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलता है वो। ओके, और साई को जब सॉल्व किया तो उसका जो एंगुलर कंपोनेंट है वो क्या बता रहा है, शेप बता रहा है। तो उस मैथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे हो ना, तो वो ग्राफिकल एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 3D होता है, एक्स, वाई, जेड तीनों एक्सिस में कहीं पर मिल सकता है। तो वो जो साई को सॉल्व किया मैथमेटिकल इक्वेशन को, तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो हमको क्या बता रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलेगा वो। क्लियर, तो ये था एस ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं सेकंड पी ऑर्बिटल्स की। फर्स्ट एस ऑर्बिटल, हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, डंबल होता है, डंबेल। शेप कैसा होता है इसका, डंबेल होता है। और अगर हम बात करें इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको 3 डब्बे बनाकर, ये पी ऑर्बिटल है। और इसके लिए एल कितना हो जाएगा, पी के लिए एल इज इक्वल टू पी के लिए एल कितना होता है, 1 होता है। और अगर हम बात करें इसके लिए एंगुलर नोड की, एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे, एल के बराबर होते हैं एंगुलर नोड्स, तो एंगुलर नोड भी कितने आएंगे, 1 आएंगे एंगुलर नोड। तो अब बात करते हैं अगर पी ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पर हम पी ऑर्बिटल्स बनाएंगे अभी। तो पी जो होते हैं उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों एक्सिस में। तो जो एक्स एक्सिस के अलग होगा वो पी एक्स होगा,
जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो पी वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो पी जेड होगा। तो ये हो गया पी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एंड पी वाई ये पी वाई और यहाँ पर हो जाएगा पी जेड। जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो है। तो यहाँ पर p के लिए 3 ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, 3 एक्सिस है। अब यहाँ पर साइन का अगर यहाँ पर बात करना है, एक जो लोब होता है उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को माइनस से, इसको भी प्लस और माइनस से। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस है उनका मैथमेटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे कि अगर दो वेव के दो क्रस्ट होते हैं ना, प्लस माइनस, जैसे कि हम वेव के लिए ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए दो क्रस्ट आते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। ये दो क्रस्ट आते हैं जिनका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है कि एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, ऐसा नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो दो लॉब होते हैं उसमें एक लॉब होता है प्लस और एक लॉब होता है माइनस, लेकिन इनका मैथमेटिकली इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये आप देखो डम्बल शेप आ रहा है, यानी कि ये जो दो अपोजिट साइड के लॉब है जो, वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों तरफ सेम। यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक तो इस तरफ ज्यादा है और इसी के दूसरी तरफ यहाँ पर इतने एरिया में। तो आप देखो ये जो दो लोब है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों लोब। यहाँ पर कैसे था, एस शेप में गोलाकार स्फेरिकल था। अब यहाँ पर बात करें तो एक्स एक्सिस में एक लॉब इस तरफ बन रहा है और एक लॉब इस तरफ, तो दोनों लॉब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों लॉब बता रहे हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी सेम अमाउंट में। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 2 क्षेत्रों में वितरित हुई है, अपोजिट न्यूक्लियस के विपरीत। यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस है तो उसके दोनों अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 2 रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 रीजन में। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 2 क्षेत्रों में बटी हुई है दोनों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड in two region on opposite side of nucleus। अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की जो अपोजिट साइड है उन दोनों अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्स एक्सिस में देख रहे हो तो वो भी दोनों साइड, वाई एक्सिस में दोनों तरफ और जेड एक्सिस में भी दोनों तरफ दो लोब बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लस माइनस के जो साइन है वो मैथमेटिकली इनका कोई टर्म नहीं है, क्लियर, सिर्फ ये साइन है। जैसे दो क्रस्ट होते हैं ग्राफ के प्लस और माइनस, उसी प्रकार दो साइन है, मैथमेटिकली इनका कोई मीन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स की। तो डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें से तीन जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं और दो जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब दूसरा एक्स जेड, यहाँ पर वाई जेड। तो आप देख रहे हो ये जो होगा, मैंने कहा तीन जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के बीच में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, डी एक्स वाई। यहाँ पर जेड और एक्स के बीच में है तो डी एक्स जेड, और यहाँ पर वाई और जेड के बीच में है तो डी वाई जेड। ये तीन तो बिटवीन द एक्सिस हो गए हैं,
क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा हो जाएंगे, डी, ये कौन सा हो जाएगा, डी एक्स वाई, ये हो गया डी एक्स वाई, क्लियर। और ये कौन सा हो जाएगा, डी एक्स जेड, अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा डी एक्स जेड, ओके, ये हो जाएगा डी एक्स जेड, एक्स जेड, और ये हो जाएगा डी वाई जेड। ये है डी वाई जेड। तो तीन ऑर्बिटल जो होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। यहाँ पर अगर साइन की बात करें, साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर ये साइन होंगे, जो अपोजिट लॉब है उनमें सेम साइन है, अपोजिट लॉब में यहाँ पर सेम साइन है। तो और डी ऑर्बिटल जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है, इसलिए तीनों कौन से हो जाएंगे, 3D एक्स, 3D वाई और ये 3D वाई जेड। तो तीन जो ऑर्बिटल्स है वो तो बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस के बीच में। आप देख रहे हो एक्स वाई के बीच में 3D एक्स वाई, ये एक्स जेड के बीच में तो 3D एक्स जेड, और ये वाई जेड के बीच में तो 3D वाई जेड। और दो जो होते हैं, दो ऑर्बिटल्स वो होते हैं अलोंग द एक्सिस। दो ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो होते हैं अलोंग द एक्सिस, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक ऑर्बिटल जो होता है वो एक्स और वाई उस एक्सिस के अलोंग होता है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलोंग होता है, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वो ऐसा होगा, डबल डम्बल है, तो ये डबल डम्बल बन गया। और जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो भी डबल डम्बल, तो ये डबल डम्बल बन गया। और साइन की बात करें अपन तो सेम साइन दोनों तरफ, प्लस प्लस और इधर माइनस माइनस। तो ये कौन सा हो गया, ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चौथा ऑर्बिट हो गया। और अगर पांचवें ऑर्बिट की बात करें तो वो जो होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके, जेड एक्सिस के अलोंग होता है, एक्स और ये जेड। तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो डबल डम्बल होते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग होता है। तो एक डंबल ये बन गया, और दूसरा जो होता है वो रिंग के रूप में होता है, इसके चारों तरफ, इसके ऊपर रिंग के रूप में। तो यहाँ पर साइन की बात करें तो दो दो लोब में सेम साइन होता है, तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ये है डी जेड स्क्वायर। तो ये हैं डी ऑर्बिटल्स, जो कि 5 होते हैं। और पांचों कैसे होते हैं, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या होता है, पांचों की एनर्जी सेम होती है। और यहाँ पर हमने उसके एल बराबर कितना निकाला था, एल की बात करें तो एल कितना होता है, 2 होता है, और एल 2 होता है। तो यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें, एंगुलर नॉड्स की बात करें, एंगुलर नॉड्स की, तो एंगुलर नॉड्स भी कितने हो जाएंगे, एल के बराबर। तो एंगुलर नॉड भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और नोडल प्लेन की बात करें, नोडल प्लेन भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो नोडल प्लेन कितने होंगे, 2 होंगे। नोडल प्लेन यानी कि आप समझ रहे हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है वो प्लेन। तो नोडल प्लेन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितने होंगे, 2 नोडल प्लेन। एक तो ये वाला नोडल प्लेन और दूसरा ये वाला, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिट ऊपर है, ये दोनों ऑर्बिट नीचे है। तो एक तो वाई एक्सिस में ये नोड और एक ये नोड, 2 नोडल प्लेन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 2 होंगे डी ऑर्बिटल्स के लिए। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, डी ऑर्बिटल्स के नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन्स होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि निम्न में से किस कक्षक के एक्स वाई तल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर या पी जेड। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, और पूछा ही जा रहा है कि किस कक्षक के एक्स वाई तल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स वाई तल, यानी कि एक्स वाई तल क्या है, यहाँ पर नोडल प्लेन हो गया। वो किसकी बात कर रहा है, नोडल प्लेन की। तो एक्स वाई यहाँ पर क्या हो गया, नोडल प्लेन। तो वो बोल रहा है कि तीनों ऑर्बिटल्स में, कौन से ऑर्बिटल्स में, 3 ऑप्शन हमारे पास, उसमें से कौन से ऑर्बिटल्स में
एक्स वाई नोडल प्लेन है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो वो कहाँ पर होता है, अलॉन्ग द एक्सिस। एक नंबर कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये एक्स और एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन कौन सा हुआ, ये प्लेन। तो इस एक्स वाई प्लेन में देख रहे हो आपकी एक्स वाई प्लेन में क्या आ रहे हैं, ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। मतलब ये ऑर्बिटल्स क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी है ये। तो एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक्स वाई प्लेन में अपन देखें तो ये डंबल क्या हो रहा है, ये डंबल यहाँ पे देख रहे हो डंबल से होकर लाइन गुजरेगी। तो डंबल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की। तो डी जेड स्क्वायर भी कैसा है, अलॉन्ग द एक्सिस, अलॉन्ग द एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक डंबल कैसा होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, एक डंबल होता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। और दूसरे डंबल की बात करें तो वो एक रिंग की तरह होता है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन में हम देख रहे हैं जैसे एक्स वाई प्लेन से अपन गुजरे अगर, तो यहाँ पर ये रिंग आ रही है और रिंग आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बात करते हैं पी जेड की, थर्ड ऑप्शन पी जेड की। तो ये हो गया एक्स और ये जेड। तो पी जेड जो होता है, पी जो होता है उसमें केवल एक ही डंबल होता है, तो ये पी जेड हो गया। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी जेड स्क्वायर और ये है पी जेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स वाई एक्सिस में, ये रहा एक्स वाई एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस में अगर हम यहाँ पर लाइन खींचे तो ये देखो दोनों एक्स वाई एक्सिस में कहाँ पर गुजर रही है, ये एक्स वाई एक्सिस की बात करें अपन तो ये जो है, ये जो प्लेन आया हमारे पास, उस प्लेन में क्या इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हम बात करें एक लोब कहाँ पर है, ऊपर है और दूसरा लोब नीचे है। एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है और बीच का जो एरिया है वहां पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है और बीच का ये जो एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन सा एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पर देख रहे हो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पी जेड। समझ में आई बात। देखिए यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स वाई एक्सिस यहाँ से होकर गुजर रहा है तो इस ऑर्बिट को काट रहा है और ये ऑर्बिटल्स क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। यहाँ पर आप देख रहे हो इस रिंग को काट रहा है, रिंग को काट रहा है, ठीक है, इसमें तो नहीं था लेकिन रिंग को काट रहा है, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग देख रहे हो आप तो बिल्कुल भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक लोब ऊपर है और एक लोब इसके नीचे है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है ये जो है वो कौन सा है, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लेन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी की बात करेंगे अपन। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर हम इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात करें तो पहले हम देखते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। पहले हम बात करेंगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम बात करेंगे जैसे कि बोहर ने बोला उसके हिसाब से। तो इसके लिए एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन के लिए He+ और साथ में Li2+, Li2+, ऐसे एटम्स की बात कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम की बात करें जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन He+, Li+2। यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम+ है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2+ है तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की हम बात करें तो इसके लिए जो एनर्जी होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर। तो इसके लिए ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है,
ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ओनली ऑन एन पर निर्भर करती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या प्रदर्शित करता है? कोश को, ऊर्जा स्तर को, या शेल को, जो आप कहो वो। तो यहाँ पर आप बात करें ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? सिर्फ एन पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या पर ही डिपेंड कर रही है एनर्जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? एन पे डिपेंड कर रही है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर जो जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? ई का वैल्यू भी बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर एनर्जी की बात करें अपन, एनर्जी की, तो सबसे पहला एनर्जी लेवल कौन सा है? 1s। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की, क्योंकि n का मान जितना कम होगा उतना एनर्जी भी कम होगी। सबसे कम किसकी होगी? 1s की। 1s के बाद कौन आएगा? 2s। 2s की और 2p की, दोनों की एनर्जी कैसी होगी? बराबर होगी, क्योंकि एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए n पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पर भी n 2 है, यहाँ पर भी n 2 है, तो इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी। और इसके बाद 3s इज इक्वल टू 3d इज इक्वल टू 3p। इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी, लेकिन इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर n 3 है, यहाँ पर n 2 है, और 2s और 2p दोनों की बराबर, क्योंकि दोनों में दोनों में n 2 ही है। यहाँ पर तीनों की एनर्जी समान होगी, क्योंकि तीनों में n कितना है? 3 ही है, और इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि n यहाँ पर 3 है, यहाँ पर n 2 है। उसी प्रकार इससे फिर कौन आएगा? 4s, और 4s में 4f और 4d और 4p। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो s की बात करें अपन, तो s में कितने कक्षक है? 2 कक्षक है। और p की बात करें तो p में कितने कक्षक है? 3 कक्षक है। तो कुल मिला के, सॉरी, एक में 1 कक्षक होगा s में, तो s में 1 कक्षक है और p में 3 कक्षक है, तो कुल मिला के कितने हुए? 4 कक्षक। तो कहने का मतलब ये चारों जो कक्षक हैं उन चारों कक्षकों की, चारों ऑर्बिटल्स की, चारों कक्षों की ऊर्जा समान होगी। उसी प्रकार यहाँ पर s के लिए 1, p के लिए 3 कक्षक, सॉरी d के लिए 5 कक्षक और p के लिए 3 कक्षक, d के लिए 5, p के लिए 3 और s के लिए 1, तो कितने हो गए टोटल? 9। तो यहाँ पर जो ये जो 9 कक्षक आए उन सारे 9 कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि तीनों में n कैसा है? सेम है तीनों में। यहाँ पर तीनों में n कितना है? 3 3 3 है, और यहाँ पर दोनों में n 2 2 है। तो यहाँ पर चारों कक्षकों की, 3 कक्षक p के और 1 कक्षक s का, चारों कक्षों की ऊर्जा समान होगी। उसी प्रकार यहाँ पर 9 कक्षकों की ऊर्जा समान होगी, 3 p के कक्षक, 5 d की कक्षक और 1 s का कक्षक। कुल मिला के 9 कक्षक हुए, तो यहाँ पर 9 कक्षक की ऊर्जा समान होगी और यहाँ पर 4 कक्षकों की ऊर्जा समान होगी। ये था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसके लिए एनर्जी। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि उसको शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम, जैसे जैसे n का वैल्यूज बढ़ेगा वैसे ई भी क्या होगी? बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख लो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की। इसके बाद 2s और 2p दोनों की समान होगी, क्योंकि दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समान है, 2 2, तो दोनों की एनर्जी समान होगी। तो p के 3 कक्षक है और s का 1 कक्षक है, तो चारों कक्षकों की एनर्जी समान होगी। उसी प्रकार इसके बाद 3s 3d और 3p, तो तीनों में मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 3 है, तो इन तीनों की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होगी, लेकिन तीनों के आपस में इक्वल होगी, क्योंकि तीनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 3 3 ही है। यानी कि p के 3 कक्षक, d के 5 कक्षक और s का 1 कक्षक, कुल मिला के 9 कक्षक, तो इन 9 कक्षों की ऊर्जा समान होगी। ये था सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करें अपन, तो उसके लिए जो ऊर्जा है, ऊर्जा होगी वो निर्भर करती है n प्लस एल पर। ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? n प्लस एल पर
निर्भर, यानी कि सिर्फ n पर डिपेंड नहीं है। जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड थी, n पर डिपेंड थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और यहाँ पर किस पर डिपेंड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड है और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड है। n प्लस l दोनों के मान पर निर्भर है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी जो होती है वो n प्लस l दोनों के मान पर निर्भर है, n प्लस l पर निर्भर है। और ये जो है इसके कहने का मीनिंग है कि जितना n प्लस l का वैल्यू ज़्यादा आएगा, n प्लस l का वैल्यू ज़्यादा आएगा, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। n प्लस l का वैल्यू जितना ज़्यादा आएगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि हम बात करते हैं 3s और 3p, हम बात करते हैं अगर एक हमारे पास 3s है और दूसरा 3p है, दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 3s और 3p की। तो यहाँ पर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखिए दोनों की एनर्जी समान है, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम होती नहीं है। तो दोनों में से किसकी ज़्यादा है, देखिए n प्लस l निकालना है। तो यहाँ पर n प्लस l कितना हो जाएगा इसके लिए बात करें तो n इज इक्वल टू कितना है, 3 है, और l इज इक्वल टू s के लिए कितना आता है, 0। उसी प्रकार यहाँ पर n इज इक्वल टू तो 3 है, लेकिन l इज इक्वल टू कितना है, p के लिए 1 आता है। तो n प्लस l, तो यहाँ पर n प्लस l कितना आया, 3 प्लस 0, और यहाँ पर n प्लस l कितना आया, 3 प्लस 1, तो कितना आया, 4। तो 3s के लिए आप देख रहे हो n प्लस l कितना है, 3 आया, और 3p के लिए n प्लस l कितना आया, 4। तो अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके लिए n प्लस l का मान ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो n प्लस l का मान 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 3p की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3p की एनर्जी ज़्यादा है, किससे, 3s से ज़्यादा है। समझ में आई बात। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, n प्लस l के लिए। तो जितना n प्लस l का मान ज़्यादा आएगा एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर n प्लस l के मान बराबर आए तो क्या होगा, जैसे कि हम बात करते हैं 3D, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 3D और 4p, 3D और 4p। तो यहाँ पर 3D के लिए n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 3, 4p के लिए n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। और l कितना होता है d के लिए, l 2, और p के लिए l कितना हो गया, 1। तो n प्लस l कितना आया, 3 प्लस 2 5, यहाँ पर n प्लस l 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों के लिए n प्लस l क्या होगा, समान आए। तो जब n प्लस l दोनों के लिए समान आते हैं तो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसके लिए n का मान ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना, यानी कि जब n प्लस l दो इलेक्ट्रॉन के लिए समान आए तब क्या होगा, n जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। n प्लस l का मान जब समान आए तो n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 3D और 4p में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 4p की एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किसकी होगी, 4p की ज़्यादा होगी, किसके बनिस्पत, 3D की। 4p की एनर्जी 3D की तुलना में ज़्यादा होगी। तो उस प्रकार जो एनर्जी का ऑर्डर आएगा फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो वो ऑर्डर कुछ इस प्रकार होगा। अगर हम एनर्जी की ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम किसकी होगी, 1s की, 1s, और इसके बाद उससे ज़्यादा 2s की, उसके ज़्यादा 3s की, उससे ज़्यादा फिर 3s के बाद 3p की, और 3p के बाद 4s, और 4s के बाद 3d की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर n प्लस l कितना है, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0। अगर यहाँ पर देखिए अपन n प्लस l की, तो n प्लस l देख रहे हो, यहाँ पर n प्लस l कितना है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 प्लस 1 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो दोनों तरफ देख रहे हो 4 4 आया n प्लस l। तो किसकी ज़्यादा है, जिसका n ज़्यादा है। यहाँ पर 4s का n कितना है, 4 है। तो 3p की भी 4 है n प्लस l, और 4s के लिए n प्लस l कितना है, 4 है। तो दोनों में n प्लस l का वैल्यू समान आया। तो जब n प्लस l का वैल्यू समान आता है तब हम क्या देखते हैं, n देखते हैं। तो यहाँ पर n ज़्यादा है 4s का, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो 3 प्लस 2, तो n प्लस l कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे n प्लस l का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे भी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और जहाँ पर n प्लस l का वैल्यू समान आएगा वहाँ पर हम क्या देखेंगे, n देखेंगे, जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। समझे, n प्लस l का मान जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी,
जहाँ पर n प्लस एल का मान समान आएगा वहाँ पर n देखेंगे, जिसका n ज़्यादा उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा। ये बात थी। अब हम बात करेंगे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम के बारे में। तो जो पहला नियम है उसकी हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑफबाउ का नियम। तो ऑफबाउ का नियम क्या कहता है? ऑफबाउ का नियम। तो ऑफबाउ जो होता है वो एक जर्मन शब्द है। अगर हम ऑफबाउ के शब्द की बात करें तो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रचना करना। और ऑफबाउ का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसका नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाते हैं। यानी कि नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे, उस उपकोष में भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी, और वो जब पूरी तरह से भर जाएगा इसके बाद क्या करेंगे? उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम कैसे पता करेंगे? उस उपकोष की ऊर्जा n+l से। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? 1s में। सबसे पहले कहाँ भरे जाएंगे? 1s में। फिर कहाँ भरा जाएगा? 2s में। यहाँ पर n+l का वैल्यू कितना है? 1 1+0 l = 0 होगा s के लिए, और n = 1। तो n+l कितना आ रहा है? 1s के लिए n+l कितना आ रहा है? n+l। तो n+l कितना है? n कितना है? 1 1+0 तो कितना आया? 1। और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो पहले कम एनर्जी किसकी है? 1s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे। तो 1s में जब दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे इसके बाद भरेंगे 2s में। तो पहले 1s में, फिर 2s में, 2s के बाद 2p 3s, और 3s के बाद 3p, फिर 4s, और फिर 3d 4p और 5s, फिर 4d और 5p 6s, और फिर 4f 5d, फिर 6p में, और फिर 7s में, और फिर 5f में, 6d में और 7p में। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते। तो ऑफबाउ का कहना क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा? उससे अधिक ऊर्जा स्तर जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाएंगे और इसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ये कहना था ऑफबाउ का। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसको हम कहते हैं n+l का नियम। तो n+l का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसमें भरे जाएंगे जिसके लिए n+l का जो मान होगा वो कम से कम आएगा। तो n+l का मान कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। और दूसरी कंडीशन कि अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर दो इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का मान क्या आता है? समान आता है। तो अगर n+l का मान समान आता है तब जो इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरा जाएगा? इलेक्ट्रॉन वहां भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। समझ रहे हो? तो n+l का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन n+l के कम से कम मान में भरा जाएगा। कम से कम मान में भरा जाएगा। तो n+l का मान जहां पर कम आएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और अगर n+l का मान समान आता है, n+l का मान दो उपकोषों के लिए, अगर दो ऐसे उपकोष मिल जाते हैं जिसमें n+n का मान समान आता है दो उपकोषों के लिए, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? n कम होगा वहां भरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? जिसके लिए n का मान कम होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्लियर? जैसे कि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम कहाँ भरते हैं? हम उपकोष की बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर उपकोष हैं। तो देखो 1s उपकोष और 2s उपकोष। अगर हम 1s उपकोष की बात करें उसके लिए n कितना है? 1 है, और l कितना है? 0 है, और n+l कितना है? 1 आया। और 2s के लिए n+l कितना है? 2 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा? जिसके लिए n+l का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेंगे? 1s के लिए। देखिए n+l का मान जहाँ पर कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा।
तो n प्लस एल का मान कम से कम किसके लिए, 1s के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, 1s में, और इसके बाद 2s में, क्योंकि 2s के लिए n प्लस एल कितना है, 2 है। फिर 2p में, जिसके लिए n प्लस एल कितना है, 3 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो n प्लस एल का मान सबसे कम किसके लिए है, ये रहा 1, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा। फिर उससे अधिक मान 2, तो फिर इलेक्ट्रॉन 2s में, और 2p के लिए n प्लस एल का मान 3 है। 2p के लिए और 3s दोनों के लिए, यहाँ पर आप देख रहे हो 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस एल कितना है, समान है। तो जब n प्लस एल का मान समान आता है तब हम इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, जिसमें n का मान कम हो। तो 2p और 3s दोनों के लिए देख रहे हो आप n प्लस एल कितना है, 3 दोनों के लिए। देखिए 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस एन का मान कितना है, n प्लस एल का मान 3 है। तब इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, जब n प्लस एल का मान समान आता है तब, जिसके लिए n का मान कम हो। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पर n का मान 3 है, n का मान 2 और 3, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 2p में भरा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो, आप देखो 3p और 4s उन दोनों के लिए n प्लस एल का मान 4 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, जिसके लिए n का मान कम है। तो n का मान देखिए 3p के लिए कम है, इलेक्ट्रॉन पहले 3p में भरा गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीनों के लिए n प्लस एल का मान समान आ रहा है, तो तीनों के लिए n प्लस एल 3d 4p और 5s तीनों के लिए n प्लस एल का मान समान है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे, जिसका n का मान कम है, n का मान सबसे कम किस में, 3 में है। तो पहले 3d में, फिर 4p में, और फिर 5s में। तो n प्लस एल का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहले n प्लस एल के कम से कम मान में भरे जाएंगे, उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिसके लिए n प्लस एल का मान कम आए। और अगर दो उपकोषों के लिए, यहाँ पे देखिए 2p और 3s ये दो उपकोष है, इन दो उपकोष के लिए n प्लस एल का मान समान आया। तो जब दो उपकोष के लिए n प्लस एल का मान समान आता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। यहाँ पर n का मान कितना है, 2 है। तो जब ये दोनों किसी उपकोष के लिए n प्लस एल का मान समान आता है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। क्लियर, ये था n प्लस एल का नियम। अब हम बात करेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम, जिसे 1925 में पाउली ने बताया, 1925 में पाउली ने। तो इसका कहना क्या था कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इनका कहना क्या था कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले, अपोजिट रोटेशन, स्पिन उनका अपोजिट होगा, विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल्स में, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 ही भरे जाएंगे। वो भी कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन में। मतलब इस प्रकार से, एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाएंगे किसी ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं भरे जाएंगे किसी भी ऑर्बिट में। जैसे कि हम बात करेंगे दोनों का रोटेशन एक ही डायरेक्शन में, उस प्रकार इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। जैसे कि हम बात करें इस प्रकार, ऐसा संभव नहीं है, या फिर इस प्रकार, ऐसा संभव नहीं है। दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, अपोजिट साइड में होगा, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कितनी, 4 क्वांटम संख्या है, तो कितनी क्वांटम संख्या समान हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक हमने ले लिया 3s1 और दूसरा हम ले लेते हैं 3s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 3s1 के लिए n इक्वल टू कितना है, 3 है, ओके। l इक्वल टू कितना है, 0 है, s है, इसीलिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 0 है, तो l इक्वल टू 0 है, तो m भी कितना हो गया, 0 हो गया। और s इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1/2, क्योंकि एक का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा क्लॉकवाइज, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो एक का स्पिन कैसा होगा, स्पिन नंबर +1/2। अब 3s2 के लिए n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 3, और l इक्वल टू इसके लिए 0, और m इक्वल टू भी 0, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब की बार -1/2 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक परमाणु की हम बात करते हैं, उसके 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती, लेकिन हाँ मैक्सिमम 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें तो उसकी, अगर 2 व्यक्तियों की बात करें अपन, तो 2 व्यक्तियों के हम बात करें तो उनका देश एक हो सकता है, उनका जो स्टेट एक हो सकता है, या फिर उनका हम बात करें तो
गली एक हो सकती है, मोहल्ला एक हो सकता है, लेकिन क्या उनका घर का नंबर एक जैसा नहीं हो सकता ना, उनके घर के नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे ही सी। उसी प्रकार हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, लेकिन चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी, चौथी क्वांटम संख्या तो अलग होगी ही सही। और ये क्या बता रहा है, विपरीत चक्रण बता रहे हैं, यानी कि चौथी क्वांटम संख्या जो है वो क्या बता रही है, चक्रण संख्या है। तो यहाँ पर क्या बोला पाउली ने कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले +1/2 और -1/2 विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये था पाउली का नियम। अब बात करते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। देखिए हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन हो उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाते हैं कि जब तक एक कोई उपकोष है, इसका क्या, जैसे कि हम बात करते हैं पी उपकोष ले लेते हैं, तो इसका कहना ये था कि पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाएंगे कि उसके जितने भी कक्षक है, पी उपकोष के लिए कितने कक्षक है, 3 कक्षक है, तो उसके जब तक कि तीनों कक्षक में समान चक्रण वाले 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, समान चक्रण वाले 3 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं भरे जाएंगे, तब तक वो युग्म नहीं बनाएंगे। क्लियर, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे नहीं कर सकते 1, 2 और 3, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है कि पहले तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो कि कैसे होंगे, समान चक्रण वाले होंगे, और इसके बाद उसमें क्या होगा, युग्मन, यानी कि फिर पैर बनाएंगे हम। क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरा जाएगा, फिर डबल भरे जाएंगे। समझ रहे हो, यानी कि उसका कहना क्या था कि जब तक एक उपकोष समान चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक उसका युग्मन नहीं होगा। फिर अगर हम डी उपकोष की बात करें, अगर डी उपकोष अपन ले लेते हैं, अगर हम डी उपकोष की बात करें तो पहले क्या होगा, डी उपकोष के कितने कक्षक है, 5 कक्षक है, तो पहले पांचों कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 5। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनका युग्मन होगा, इसके बाद इसमें पैर बनना शुरू होगा। तो ये था हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑबाउ का नियम, जो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाएंगे और इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाएंगे। दूसरा नियम n+l का नियम क्या कहता है, जिसके लिए n+l का मान कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और अगर 2 समान मान आते हैं n+l का मान तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसमें n का मान कम होगा। तीसरा नियम पाउली का नियम, जो कहता है कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और चौथा नियम है हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम, जो क्या कहता है, जब तक सारे कक्षकों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता सेम डायरेक्शन में, तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी कक्षकों में। क्लियर। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही, आगे कल